मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो इस चैप्टर में मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में वी विल बी रीडिंग टू डिफरेंट स्टोरीज। एक्चुअली दीज टू स्टोरीज आर टू ऑटोबायोग्राफीज। जब राइटर अपने बारे में लिखता है अपना खुद का एक्सपीरियंस, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। सो memories of childhood, who are those two writers? One is Zitkala Sa, as you can see below the title name Memories of Childhood, you can see Zitkala Sa, and the other lady is Bama. वो अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस इस कहानी में बता रही हैं। तो दीज आर टू स्टोरीज। तो पहले हम पहली स्टोरी शुरू करेंगे। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज अ बिटर कोल्ड वन, फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड एंड द ट्रीज वर बेयर। मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देती हूँ, ये एक कहानी है जिसमें एक लड़की जितकला सा जब छोटी थी तो वो एक बोर्डिंग स्कूल में जाती है। वो इंडिया का नहीं है, वो डिफरेंट कंट्री है। लैंड ऑफ एप्पल्स मतलब जहाँ सेब बहुत उगते हैं, ठंड बहुत होती है। अ लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट। वहाँ ब्रेकफास्ट के लिए एक बेल बजती है। इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेल फ्राई ओवरहेड। और उसकी ना जब ज़ोर से आवाज़ आती है बेल बजने की तो कान सेंसिटिव हो जाते हैं। एंड द अनोइंग क्लैटर ऑफ शूज़ ऑन बेयर फ्लोर्स गेव अस नो पीस। और इतने सारे शूज़ एक साथ खड़कते हैं, क्लैटर हो जाता है और कोई शांति नहीं रहती। यानी कि बेल बजते ही बच्चे तैयार ही थे, मतलब वो ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइसेस, यानी बहुत हार्श नॉइसेस आती हैं, लगातार आती हैं। विद अंडर करंट ऑफ मैनी वॉइसेस, और बहुत सारे बच्चे आपस में बातें करते हैं। मर्मरिंग एन अननोन टंग, वो एक ऐसी ज़ुबान में बात कर रहे हैं जो मेरे लिए अननोन थी। मेरे बैड लैम हंगामा विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड। मुझे बड़ा ये सब हंगामा जैसे लग रहा था, बेड लैम। And though my spirit tore itself in struggling for its freedom, all was useless. मेरे लिए आसपास की सारी चीज़ें useless थी क्योंकि मेरी फ्रीडम सारी ख़त्म हो चुकी थी। तो हम ये देखते हैं इसमें कि वो एक स्कूल के अंदर है, बेल बजती है, सारे बच्चे ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचते हैं। अ पेल फेस वुमेन विद वाइट हेयर केम अप आफ्टर अस। वहाँ पर एक औरत आ जाती है जिसका पीला सा चेहरा है, ब्लॉन्ड हेयर हैं। वी वर प्लेस्ड इन ए लाइन ऑफ गर्ल्स हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम। हमें एक लाइन में खड़ा किया जाता है उन लड़कियों के बीच में जो लाइन बना के डाइनिंग रूम में जा रही हैं। These were Indian girls in stiff shoes, closely clinging dresses. ये सारी इंडियन लड़कियां थी। इनके शूज़ बहुत ही सख्त से थे, स्टिफ थे और चिपकी हुई ड्रेसेस थी, क्लिंगिंग ड्रेसेस, लाइक स्टिकी ड्रेसेस थी इनकी, फिटिंग वाली। द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स एंड शिंगल्ड हेयर। छोटी छोटी लड़कियों ने एप्रन्स भी डाले हुए थे जिसके ऊपर स्लीव्स भी थी और उनके बाल कटे हुए थे, शिंगल्ड हेयर थे। एज आई वॉकड नॉइसलेसली इन माई सॉफ्ट मोकेजिन्स, और मैं अपने नॉर्मल शूज़ में बिल्कुल शोर नहीं करते हुए जा रही थी। मोकेजिन्स आर शूज़। I felt like sinking to the floor, for my blanket had been stripped from my shoulders. तो ये जो कहानी सुना रही है ये अभी अलग सिचुएशन में है बाकी बच्चों को छोड़कर। इसके शोल्डर्स पे एक ब्लैंकेट है और इसको चलते चलते बहुत शर्म भी आ रही है। और आई लुक्ड हार्ड एट इंडियन गर्ल्स, मैंने बड़ी मुश्किल से लड़कियों की तरफ देखा। हु सीम्ड नॉट टू केयर दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड देन आई, क्योंकि उनकी ड्रेस अच्छी थी और उन्होंने मेरी केयर नहीं की। इन देयर टाइटली फिटिंग क्लॉथ्स, वो काफ़ी टाइट सी ड्रेसेस डाले हुए थी। वाइल वी मार्च्ड इन द बॉयज़ एंटर्ड एट एन अपोजिट डोर। अब लड़के जो थे वो अलग डोर से अंदर आए। आई वॉच्ड फॉर 3 यंग ब्रेव्स हु केम इन आवर पार्टी। मैंने 3 उन लड़कों को नोटिस किया जो पार्टी में आए थे। आई स्पाइड देम इन रियर रैंक्स लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट। और वो तीनों भी मेरी तरह अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहे थे। अ स्मॉल बेल वॉज टैप्ड, फिर एक और बेल बजी जो कि छोटी थी। एंड ईच ऑफ द प्यूपिल्स ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल।
Supposing this act meant they were to be seated, I pulled out mine and at once slipped into it from one side. जब जैसे ही छोटी बेल बजी तो सारे विद्यार्थियों ने अपनी चेयर तो निकाल ली टेबल के नीचे से, लेकिन मैंने सोचा कि ये बेल बैठने के लिए बजी है, तो मैंने भी अपनी चेयर निकाली और मैं बैठ गई। लेकिन होता क्या है, when I turned my head, I saw that I was the only one seated and all the rest at our table remained standing. मैंने देखा अपने आसपास कि सिर्फ मैं ही बैठी थी, बाकी सब अभी खड़े ही थे। Just as I began to rise, looking shyly around to see how chairs were to be used, a second bell was sounded. फिर मैंने शर्म से इधर उधर देखा, फिर मुझे लगा कि सब तो खड़े हैं, तो एक सेकंड बेल बजती है। All were seated at last and I had to crawl back into my chairs again. सभी सेकंड बेल पे बैठते हैं और मैं भी फिर दोबारा से बैठ जाती हूँ। क्रॉल मतलब धीरे धीरे बैठती हूँ, वेरी स्लोली। I heard a man's voice at the end of the hall and I looked around to see him. मैंने एक आवाज़ सुनी और मैंने अपना सिर भी घुमाया उसकी तरफ देखने के लिए, बट ऑल अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स, लेकिन दूसरा कोई भी बच्चा अपना सिर नहीं हिला रहा था, सबके सिर एकदम स्ट्रेट थे। एज आई ग्लैंस्ड एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स आई कॉट द आईज ऑफ ए पेल फेस वुमेन अपॉन मी। जब मैं चारों तरफ देख रही थी तो मैंने देखा वो जो पीले चेहरे वाली औरत थी वो मेरी तरफ ही देख रही थी। आईज ऑफ अ पेल फेस वुमेन अपॉन मी, यानी उसकी आंखें मेरे ऊपर थी। इमीडिएटली आई ड्रॉप्ड माई आईज, वॉन्डरिंग वाई आई वॉज सो कीनली वॉच्ड बाय द स्ट्रेंज वुमेन। मैंने उसी समय अपनी आंखें नीचे कर ली, ये देख हैरान होते हुए कि वो मुझे क्यों इतने ध्यान से देख रही है। यहाँ पर इमीडिएटली का मतलब है एट द सेम टाइम, क्विकली, और कीन का मतलब है वेरी इंटरेस्टेड। Why she was so much interested in looking at me. The man ceased his mutterings and then a third bell was tapped. आदमी ने कुछ बोलना बंद किया और तीसरी बेल बजी। Everyone picked up his knife and fork and began eating. हर किसी ने अपना चाकू और फोक पकड़ा और खाना शुरू कर दिया। I began crying instead, for by this time I was afraid to venture anything more. अब तक मेरा सारा साहस ख़त्म हो चुका था। वेंचर मतलब एडवेंचर काइंड ऑफ वर्ड। तो मेरा सर कोई हिम्मत नहीं बची थी, तो मैं रोने लग गई। यानी सब कुछ ही बेल से हो रहा है। आप बेल से बैठोगे, बेल से खड़े होगे, अपना सिर कहाँ रखना है, ये कोई खाना खाना हुआ। शी स्टार्टेड क्राइंग। But this eating by formula was not the hardest trial in the first day. इतना ही नहीं था पहले दिन कि खाना भी आप फॉर्मूले से खा रहे हो, इससे भी ज़्यादा हार्ड चीज़ हुई। Late in the morning, my friend Judwin gave me a terrible warning. अब उसकी एक फ्रेंड थी वहाँ पे, जूडविन, उसने उसको एक बड़ी भयानक खबर दी, वार्निंग दी इनफैक्ट। Judwin knew a few words of English and she had overheard the pale-faced woman talk about cutting our long heavy hair. ज्यूडविन को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, तो उसने सुन लिया कि हमारे भारी लंबे बालों को काटा जाएगा। Our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hair shingled by the enemy. हमारी माताओं ने तो हमें यही कहा था कि जो वॉरियर्स यानी योद्धा युद्ध में पकड़े जाते हैं, उनके वो अनस्किल्ड होते हैं, उनके बाल काट दिए जाते हैं। अमंग आर पीपल, हम लोगों में यानी साउथ इंडियंस में, शॉर्ट हेयर वॉज वॉर्न बाय मोर्नर्स, जिसके घर में कोई डेथ हो जाए, कोई शोक में है, उसके बाल काटे जाते हैं। शिंगल्ड हेयर बाय कॉर्ड्स, या फिर डरपोक लोगों के बाल काटे जाते हैं। वी डिस्कस्ड आवर फेट सम मोमेंट्स, हमने अपनी किस्मत के बारे में कुछ मिनटों के लिए सोचा। एंड व्हेन ज्यूडविन सेड वी हैव टू सबमिट, उसने कहा कि हमें सबमिट करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा, हमारे बाल यहाँ कटेंगे, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग। आई रिबेल्ड, उसने कहा कि हम सबमिट कर देते हैं क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन मैंने वो चूज़ नहीं किया कि मैं हार नहीं मानूंगी, मैं आगे से रिबेल करूँगी, यानी मैं आगे से रेजिस्ट करूँगी, रोकूँगी उनको।
नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट। वो कहती मैं नहीं सबमिट करूँगी, मैं पहले स्ट्रगल करूँगी। आई आंसर्ड आई वॉच्ड माई चांस एंड वेन नो वन नोटिस्ड आई डिसअपियर्ड। जब किसी ने भी नोटिस नहीं किया तो मैं डिसअपियर हो गई, यानी मैं गायब हो गई। I crept up the stairs as quietly as I could in my squeaking shoes. My moccasins had been exchanged for shoes. अब मेरे मोकैजिन्स को स्कूल के शूज़ के साथ चेंज कर दिया गया था। मैं चुपके से क्रीप अप करके चुपके रेंग रेंग के कहीं चली गई। Along the hall I passed without knowing whither I was going. मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही थी। Tuning aside to an open door, I found a large room with 3 white beds in it. फिर मैंने एक दरवाज़ा खोल लिया। वहाँ एक कमरा था जिसमें 3 बेड्स थे। The windows were covered with dark green curtains, which made the room very dim. और उसमें गहरे हरे रंग के पर्दे थे कमरे में, जिससे कि लाइट नहीं थी, डिम था। Thankful that no one was there, I directed my steps toward the corner farthest from the door. मैंने दरवाजे से सबसे दूर वाला कोना चुना, वहाँ जाके मैं छुप गई। On my hands and knees I crawled under the bed and huddled myself in the dark corner. अंधेरे से कोने में जाके बेड के नीचे छुप गई। From my hiding place I peered out, shuddering with fear whenever I heard footsteps nearby. जैसे ही मुझे कोई आता हुआ सुनता फुटस्टेप्स तो मैं एकदम इकट्ठी सी हो जाती। Though in the hall loud voices were calling my name and I knew that even Judwin was searching for me. और हॉल में मेरा नाम बुलाया जा रहा था, यहाँ तक कि जूडविन भी उनके साथ मुझे ढूंढ रही थी। I did not open my mouth to answer. Then the steps were quickened. स्टेप्स तेज हो गए ढूंढने वाले। मेरा नाम बुलाया जा रहा था बाहर। Voices became excited. ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगे। The sounds came nearer and nearer. आवाज़ें और नज़दीक आ गई। Women and girls entered the room. और कमरे में आ गए। I held my breath. मैंने अपनी सांस रोक ली। And watched them open closets, doors, peep behind large trunks. वो मुझे ढूंढने लगे। Someone threw up curtains. किसी ने कर्टन हटा दिए। And the room was filled with sudden light. सडनली कमरे में लाइट आ गई। What caused them to stoop? लाइट आने से वो नीचे झुके। Look under the bed? I don't know. I remember being dragged out. मुझे कुछ याद नहीं है, बस मुझे इतना याद है कि मुझे घसीट के बेड के नीचे से निकाला गया। Though I resisted by kicking, scratching wildly. मैंने resist किया, रोका, किक्स मारी, स्क्रैच भी किया। In spite of myself, I was carried downstairs and tied fast into a chair. और मुझे उठा के नीचे ले जाया गया, एक कुर्सी के साथ बांध दिया गया। I cried aloud, shaking my head all the while until I felt the cold blades of the scissors against my neck. और मुझे महसूस हुआ कि मेरी गर्दन पे उन्होंने कैंची रख दी थी। And heard them gnaw off one of my thick braids. एक मेरी चोटी उन्होंने काट दी। Then I lost my spirit. बस उस दिन मैंने अपनी स्पिरिट खो दी थी, अपनी आत्मा खो दी थी। Since the day I was taken from my mother, I had suffered extreme indignities. जिस दिन से मुझे मेरी माँ से अलग किया गया था, मैंने बहुत अपमान सहे। Indignities, अपमान। People had stared at me. लोग मेरी तरफ घूरते। I had been tossed about in the air like wooden puppet. मुझे हवा में भी गिराया गया। And now my long hair were shingled like a cord's. अब मेरे लंबे बालों को उनकी तरह काट दिया गया जिनको हमारे यहाँ डरपोक कहते हैं। In my anguish. What is anguish? Angry plus tension. ओके इन माई एंग्विश आई मोन्ड फॉर माई मदर। मैं अपनी माँ के लिए बहुत रोई, बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी। कोई मुझे चुप कराने भी नहीं आया। नॉट ए सोल रीजनड क्वाइटली विद मी एज माई ओन मदर यूज टू डू। मेरी माँ की तरह किसी ने मुझसे कारण नहीं पूछा कि मैं क्यों रो रही थी। फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटल एनिमल्स ड्रिवन बाय द हर्डर। क्योंकि मैं तो वहाँ पे जिस तरह से एक झुंड का मालिक होता है, बकरियों के झुंड का या भेड़ों के झुंड का, वैसे मुझे ड्राइव किया जा रहा था। मैं किसी के लिए स्पेशल नहीं थी। तो पुराने ज़माने में हॉस्टल्स की लाइफ इतनी हार्ड होती थी।
अब दूसरी स्टोरी शुरू होती है बामा की। स्टोरी का नाम क्या है? वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी इंसान हैं। ये एक तमिल दलित की कहानी है। When I was studying in the third class, I had not yet heard people speak only of untouchability. जब मैं तीसरी क्लास में थी तो मैंने सुना नहीं कि लोग अनटचेबिलिटी के बारे में कभी बात भी करते हैं, छुआछूत के बारे में। But I had already seen, felt, experienced and been humiliated by what it is. लेकिन फिर मैंने इसको देखा भी। I had seen, फेल्ट, महसूस भी किया, एक्सपीरियंस भी किया, मेरा अपमान भी हुआ, ह्यूमिलिएशन भी हुई। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे, एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर। एक दिन मैं स्कूल से आ रही थी पुराना बैग लेके। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। एक्चुअली स्कूल से आते आते 10 मिनट का रास्ता था, बट यूजली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी बेस्ट लीज टू रीच होम। लेकिन मैं जानबूझ के 30 मिनट में घर पहुंचती थी। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू डॉडल अलॉन्ग। कई बार आधा घंटा 1 घंटा भी लग जाता था, क्योंकि मैं डॉडल अलॉन्ग करती थी, यानी इधर उधर देखते हुए सब कुछ मज़े लेते हुए घर जाती थी। वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स दैट वर गोइंग ऑन, all the entertaining novelties, oddities in the streets and the shops and the bazaar. बाज़ार में दुकानों पे कोई नई चीज़ या कोई ड्रामा चल रहा है, कोई ऑड चीज़ चल रही है, सब कुछ देखते हुए घर जाती थी। द परफॉर्मिंग मंकी, कई बार मंकी का तमाशा हो रहा होता था। द स्नेक विच स्नेक चार्मर केप्ट इन इट्स बॉक्स एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कई बार सपेरा देखती थी स्नेक के साथ। द साइकिलिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days, 3 दिन लगातार साइकिल चलाने वाले को देख कर आती थी। एंड हु केप्ट पैडलिंग एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ डे। सुबह से अब तक वो पैडल ही चला रहा है साइकिल के। रुपी नोट्स दैट वर पिन्ड ऑन टू हिज शर्ट टू स्पर हिम ऑन, और उसकी शर्ट पर रुपीज़ लगाए जाते थे पिन से। द स्पिनिंग व्हील, उसके व्हील के ऊपर भी नोट चिपकाए जाते थे। द मैरियाता टेम्पल, टेम्पल भी देखती थी। द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, द पोंगल ऑफरिंग्स बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, क्योंकि साउथ इंडिया था तो वहाँ पोंगल एक त्यौहार होता है, उसमें बहुत स्वाद सा खाना बनता है, वो भी मैं देखती हुई चलती थी। ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैच्यू ऑफ गांधी, वहाँ रास्ते में एक महात्मा गांधी का स्टैच्यू था, बुत था, उसके पास एक स्वीट स्टॉल था, मिठाइयों का स्टॉल था, वो भी मैं देखती हुई चलती थी। और इसके अलावा शॉप्स, ऑल अदर शॉप्स देखती हुई चलती थी जो एक साथ ही थी। स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वॉयलेट। ठीक है, स्ट्रीट में लाइटें थी, कैसे वो जैसे दिवाली पे लाइटें लगती हैं, कभी ब्लू हो जाती हैं, कभी वॉयलेट हो जाती हैं। नारी कुरावन, hunter gypsy with its wild lemur in cages, selling needles, clay beads, instruments for cleaning out the ears. Oh, I could go on and on. इतना कुछ देखती थी मैं कि मैं और भी बता सकती हूँ। Each thing would pull me to a standstill and not allow me to go any further. हर कुछ मुझे अट्रैक्ट करता था, मैं खड़ी हो जाती थी। At time, people from various political parties would arrive, put up a stage and harangue us through their mics. अब वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के माइक भी लगते थे, स्टेज भी लगते थे, हम बोर भी होते थे उनके भाषण सुन सुन के। देन देयर माइट बी अ स्ट्रीट प्ले, पपेट शो, नो मैजिक, नो मेरेकल, स्टंट परफॉर्मेंस, स्टंट भी होते थे। ठीक है, ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट ऑलमोस्ट सर्टनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन। कोई ना कोई एंटरटेनमेंट गलियों में, बाज़ारों में चलता रहता था। Even otherwise, there were the coffee clubs in the bazaar. The way each waiter cooled the coffee, lifting a tumbler high up and pouring its content into a tumbler held in his other hand. वो होता है ना कि कॉफ़ी लेते हैं और एक ग्लास से दूसरे ग्लास में बार बार डाल के उसकी झाग सी बनाते हैं और बड़ी दूर से डालते हैं,
pouring the content into a tumbler, मतलब एक ग्लास से दूसरे ग्लास में pour करना, ये भी देखती थी वो खड़ी होके. Or the way some people sat in front of the shops chopping up onion, their eyes turned elsewhere so that they would not smart. और लोग प्याज भी काटते थे बाहर बैठ के, उनको भी देखती थी. Almond tree growing there and its fruit was occasionally blown down by the wind. कई बार वहाँ पर बादाम के पेड़ होते थे जिन जब तूफान आता था तो थोड़ा सा नीचे गिर जाता था. All these sights taken together would tether my legs and stop me from going home. और ये सारे नज़ारे मुझे रोकते थे कि मैं घर ना जाऊँ, बस ये देखती रहूँ. And then according to the season, there would be mango, cucumber, sugarcane, sweet potato, palm shoots, gram, palm syrup, palm fruit, guavas and jackfruit. ये सब होता था. यानी आपको सबके मीनिंग्स तो पता ही होंगे. पाम एक तरह से जैसे डेट खजूर का पेड़ है ना. पाम सिरप भी मिलता था. गौवाज यानी अमरूद, जैक फ्रूट यानी कटहल. तो ये सब चलता रहता था. एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट्स, सेवरी, फ्राइड स्नैक्स, पायसम, हलवा, बॉइल्ड टैमरिंड सीड्स एंड आइस्ड लॉलीज. तो ये साउथ इंडिया के कुछ स्नैक्स हैं. एक का नाम है पायसम, जैसे खीर होती है. हलवा, उबले हुए इमली के बीज, आइस कैंडीज. Gazing all this, one day I came to my street, my bag slung over my shoulder. At the opposite corner, though, a threshing floor had been set up and the landlord watched the proceedings. एक दिन मैं ऐसे ही घर आ रही थी और मैंने देखा कि सामने एक लैंडलॉर्ड बैठा है और वो बैठा है seated on piece of sacking spread over a stone ledge. उसके लिए नीचे एक बोरी का टुकड़ा बिछाया हुआ था जिसके ऊपर वो बैठा था. और पीपल वर हार्ड एट वर्क. हम लोग जो थे वो काम करते थे, मजदूरी करते थे. ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स, पशुओं को भी लेकर जाते थे राउंड एंड राउंड टू ट्रीड आउट द ग्रेन फ्रॉम द, अच्छा वो कोलू का बैल, दैट इज़ कोलू का बैल. द एनिमल्स वर मजल्ड सो दैट दे वुडंट हेल्प देमसेल्व्स टू द स्ट्रॉ. और आई स्टूड देयर फॉर अ वाइल वॉचिंग द फन. मैं उसको भी देखती रहती, कोल्लू का बैल. जस्ट देन एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट केम अलोंग विद डायरेक्शन ऑफ द बाजार. ठीक तभी, अब ये ना वो मतलब राइटर ने पहले अपनी मज़े की बातें बताई कि वो किन किन चीज़ों का मज़ा लेती थी. वो बड़ी केयर फ्री लाइफ जी रही थी. एक दिन उसने देखा कि गली में उसकी कास्ट का कोई आदमी आ रहा है. मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप. वो बड़े अजीब तरीके से चल रहा था. आई वॉन्टेड टू श्रीक विद लाफ्टर एट द साइट ऑफ सच ए बिग मैन कैरिंग ए स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन. यानी कि आप जैसे पिक्चर में देख रहे हो ना कि वो पैकेट ऐसे उठाया हुआ है छोटा सा कि अजीब झुक के आगे को करके चल रहा था. वो इसलिए चल रहा था बेचारा ताकि वो पैकेट उसको छू ना जाए. आई गेस्ड देयर वॉज समथिंग लाइक वड़ई और ग्रीन बनाना भाजी इन द पैकेट. शायद उसमें वड़े थे या बनाना चिप्स थे. बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्टेन्ड विद ऑयल, क्योंकि पेपर के ऊपर ऑयल लगा था. ही केम अलॉन्ग होल्डिंग आउट द पैकेट बाई इट्स स्ट्रिंग विदाउट टचिंग इट. वो ऐसा इसलिए चल रहा था क्योंकि उसको ऐसे चलना था कि वो उसके शरीर के साथ छू ना जाए. आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, इफ़ ही होल्ड इट लाइक दैट वोंट द पैकेज कम अनडन एंड द वड़ाइज फॉल आउट. मुझे लगा कि अगर वो ऐसे उठाएगा तो क्या वड़े नीचे नहीं गिर जाएंगे. तो उसको हंसी भी आ रही थी क्योंकि अभी उसको असलियत नहीं पता थी कि वो ऐसा क्यों उठा रहा है. द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड. अब वो बूढ़ा आदमी सीधा लैंडलॉर्ड के पास गया. बोझ लो झुका. एक्सटेंडेड द पैकेट टूवर्ड्स हिम. पैकेट उसको पकड़ाया. कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विद हिज अदर हैंड. और दूसरे हाथ से सिर्फ स्ट्रिंग को ध्यान से पकड़ाया कि उसको छू ना जाए. द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगेन टू ईट वड़ईज. लैंडलॉर्ड ने वो खोला और खाने लगा. आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस एट लास्ट आई वेंट होम. मैं घर गई. माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर. आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल. मैंने हंस हंस के अपने भाई को ये कहानी सुनाई कि वो ऐसे चल रहे थे, ऐसे उन्होंने बड़े पकड़ाए, ऐसे वो लैंडलॉर्ड खाने लगा.
I fell about with laughter at the memory of a big man. मैं हंस हंस के गिर गई. And an elder at that, making such a game out of carrying the parcel. मैंने वो गेम ही बना ली वैसे चल के दिखाने के लिए. But अन्ना, अन्ना मतलब उसका बड़ा भाई, was not amused. वो नहीं खुश हुआ. He was not happy. Why he was not happy? Anna told me the man wasn't being funny. कि वो आदमी funny नहीं था. When he carried the package like that, जब उसने ऐसे वो लिफाफा उठाया था. He said everybody believed that they were upper caste and therefore must not touch us. वो इसलिए उस पैकेट को ऐसे उठा रहा था क्योंकि हर कोई ये बिलीव करता है कि वो ऊंची जाति के हैं और वो हमसे ना टच करें. If they did, they would be polluted. अगर वो हमें टच करेंगे तो वो spoil हो जाएंगे, pollute हो जाएंगे. That is why he had to carry the package by its string. इसलिए उसको पैकेट को एक ऊपर से उठाना पड़ा. When I heard this, I did not want to laugh anymore, and I felt terribly sad. ये सुनते ही मैं उदास हो गई. How could they believe that it was disgusting? How could they believe that it was disgusting? वो ये कैसे बिलीव कर सकते हैं कि ये तो बहुत ही अपमानजनक है. If one of us held the package in his hands, even though the वड़ई had been wrapped, यहाँ तक कि वड़ई को रैप किया गया है. यहाँ तक कि वड़ई को रैप किया गया है और बनाना लीफ में, और फिर भी पार्सल के अंदर उसकी चीज़ है. आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड, मुझे बहुत गुस्सा आया. आई फेल्ट सो एंग्री, आई वॉन्टेड टू टच दोज रेचेड वड़ईज माई सेल्फ स्ट्रेट अवे. मैं चाहती थी कि मैं जाऊं और सीधा उसके वर्डों को टच करके आऊं. वाई शुड वी हैव फेच एंड कैरी फॉर दिस पीपल? हम क्यों इन लोगों के लिए सामान उठाकर लेकर जाएं लाएं? I wondered. Such an important elder of ours goes meekly to the shops to fetch snacks and hands them over reverently, bowing and shrinking. हमारे इतने बड़े बूढ़े जो हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं, वो इनके लिए स्नैक्स लाएं, इनके आगे झुकें. To this fellow who just sits there and stuffs them into his mouth, उस आदमी के लिए जो बस वहाँ बैठा रहता है और अपने मुंह में उनको ठूसता रहता है. The thought of it infuriated me. Infuriated means this thought made me very angry. How was it that these fellows thought so much of themselves? ये अपने बारे में क्या समझते हैं? Because they had scrapped 4 coins together. Did that mean they must lose all human feelings? 4 पैसे होने का मतलब है कि humanity चली गई. But we too are human beings. Our people should never run these petty errands for these fellows. हमारे लोगों को इन लोगों के लिए ये सब काम नहीं करने चाहिए. We should work in their fields. हमें अपने खेतों में काम करने चाहिए. Take home our wages, leave it at that. और हमें अपने salaries लेनी चाहिए. ये सब छोड़ दो. My elder brother who was studying at the university had come home for holidays. He would often go to the library in our neighboring village in order to borrow books. मेरा बड़ा भाई जो छुट्टियों में उन दिनों घर आया हुआ था, वो लाइब्रेरी में किताबें लेने जाता था. He was on his way home one day, walking along the banks of irrigation tank. One of the landlord's men came up and behind him. तो एक दिन वो घर आ रहा था और एक व्यक्ति आया. He thought my Anna looked unfamiliar and he asked, "Who are you, Appa?" तो उसे लगा कि मेरा भाई बहुत ही अनफेमिलियर सा है, यानी उसकी कोई पहचान नहीं है. तो उसने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो अन्ना ने अपना नाम बताया. इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड, थम्बी, ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव? दिस पॉइंट ऑफ दिस वॉज दैट ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड. ही वुड नो आवर कास्ट टू. ये पूछने का तरीका होता था कि जब हम अपनी स्ट्रीट बताएंगे कि हम कहाँ रहते हैं तो हमारी कास्ट पता चल जाएगी. Anna told me all those things and he added, because we are born into this community, we are never given any honor, dignity or respect. क्योंकि हम इस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, हमें कभी भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी,
हमें कभी भी ऑनर, डिग्निटी या रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी। इन सब का मतलब रिस्पेक्ट से है। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस वी कैन थ्रो अवे दीज इंडिग्निटीज़। हमसे ये सब छीन लिया जाएगा, लेकिन अगर हम पढ़ लेते हैं, जीवन में प्रोग्रेस कर लेते हैं, तो हम सब कुछ पा लेंगे। सो स्टडी विद केयर, लर्न ऑल यू कैन। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, people will come to you of their own accord and attach themselves to you. Work hard and learn. तो मेरे भाई ने मुझे समझाया कि अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो जो मिलता है उसको पढ़ो, बहुत हार्ड वर्क करो। लोग हमारे पास खुद आएंगे चल के और अपने साथ हमें जोड़ेंगे। द वर्ड्स एंड अन्ना स्पोक टू मी दैट डे मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी। मेरे भाई ने जो मुझे उस दिन वर्ड्स बोले वो मेरे ऊपर बहुत गहरा इम्प्रेशन डाल गए। एंड आई स्टडीड हार्ड विद ऑल माई ब्रेथ एंड बींग इन ए फ्रेंजी ऑलमोस्ट as Anna had urged. I stood first in my class and because of that many people became my friend. मैं इतना पढ़ी कि मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई।